हेलो एवरीबॉडी, आई एम शिवम चतुर्वेदी और आज हम पार्ट नंबर 9 स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास नंबर 11 का लेकर आ गए। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम डिफाइन कर चुके थे, उसके पैरामीटर्स पढ़ चुके थे। अब आज हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो टाइप्स हमने पहले से टेबल इसलिए बना रखी है क्योंकि ये आपकी बुक में भी बनी हुई है। तो बनी हुई है और ये थ्योरी है, तो इसमें आपको सिर्फ ये टेबल पढ़ना है और समझना है, इसलिए हमने पहले से बना रखी है। इसमें कुछ मतलब एलेबोरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, 7 प्रकार की होती है हमारी। एक कॉस्मिक रेज भी होती है जो 8th टाइप जिसको हम कहते हैं। तो जो ये 7 टाइप्स हैं, इसको हम कैसे करेंगे कि यानी कि जो हमने कहा था कि एक अरेंजमेंट शो करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक प्रकार का अरेंजमेंट शो करती हैं। तो अरेंजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी में कर दें या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी में कर दें। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी में करेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी में करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो देखो कौन कौन सी है हमने यहाँ पर जो सुझाई हुई है। वो ऊपर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, यानी कि इसकी वेवलेंथ मैक्स है, मैक्स यानी कि हाईएस्ट है, और इसकी वेवलेंथ लीस्ट है। और उल्टा है, इसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है और फ्रिक्वेंसी इसकी फ्रिक्वेंसी लीस्ट है और इसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है। तो देखो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स यानी कि जो AM FM आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, या जो विविध भारती आता है आपके घर में, विविध भारती हो गया, रेडियो मिर्ची हो गया, तो वो जो वेव्स होती हैं वो भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। उनकी वेवलेंथ कितनी होती है? 10⁸ से लेकर 1 मीटर तक, ठीक। और उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी रहती है? 10⁻², यानी कि 100 से लेकर 10⁶ हर्ट्ज तक, ठीक है। फिर उसके बाद इनका यूज़ कहाँ होता है? ये हमारा यूज़ हमें पता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें होता है, ट्रांसमिट ही तो होते हैं ना सिग्नल्स। फिर उसके बाद आती है हमारी माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल कहाँ होता है? माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल होता है हमारा टीवी के रिमोट में, टेलीफोन में, वाईफाई में। ये होती है हमारी माइक्रोवेव्स। इनकी वेवलेंथ कितनी होती है? 10⁻² मीटर, और फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 10⁸ हर्ट्ज, ठीक है। अब देखना आप, हर्ट्ज ये जो फ्रिक्वेंसी है ये बढ़ती चली जा रही है, यानी कि इनकी एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। एनर्जी बढ़ती चली जा रही है तो इनके अंदर फुर्ती बढ़ती चली जा रही है। जब फुर्ती बढ़ती चली जा रही है तो पेनिट्रेशन पावर बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद आएंगी हमारी इंफ्रारेड रेज। अब इंफ्रारेड इनको क्यों कहा गया है? क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है वो रेड से ज़्यादा है, ठीक है। जब इनकी वेवलेंथ रेड से ज़्यादा है इसलिए हम इनको कहते हैं इंफ्रारेड। और इसके बाद जो हमारा वेवगियोर यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम आने वाला है उसमें वायलेट से कम होती हैं, उसको हम कहेंगे अल्ट्रा वायलेट। तो इंफ्रारेड कहाँ होती है? हमारी इंफ्रारेड होती है जो हमारी, इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं? हीटिंग पर्पज़ में। जो आपके घर में माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें से जो रेस निकलती हैं, या फिर जो मतलब जो हम वो करते हैं हीटिंग पर्पज़ में इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को, जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के समय जो वेवलेंथ होती हैं वो होती हैं इंफ्रारेड वेवलेंथ, ठीक है। इंफ्रारेड वेव्स जिनकी वेवलेंथ रहती है इतनी 10⁻⁻4 से लेकर 10⁻⁻6 मीटर, ये अब कम होती चली जा रही है। और फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाती है? 10⁻12 हर्ट्ज। उसके बाद आता है हमारा, अब ये जितनी वेव्स थी ये इतनी बड़ी थी कि हमें मतलब ये हम देखते नहीं थे, ठीक है। ये देखते नहीं थे, चाहो तो देख सकते हो, लेकिन उतने हम एबल नहीं हैं। एबल किसके लिए हम एबल हैं? केवल और केवल इसके लिए, अच्छे तरीके से यदि देखा जाए वेव, जो वेव्स हमें दिखाई देती हैं उनको हम कहते हैं विजिबल रेस। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम देखने में सक्षम हैं, वी कैन सी दीज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड दीज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या है अभी हम बाद में समझेंगे। इनकी वेवलेंथ कितनी रहती है ये आपको याद करना है कि आपके विजिबल स्पेक्ट्रम की कितनी रहती है वेवलेंथ? 10⁻⁻7 मीटर, और जो इनकी फ्रिक्वेंसी रहती है वो रहती है 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। अब ये 4 और 7 क्या लिखा है? 4 है जो जिसकी सबसे कम फ्रिक्वेंसी है इनमें से, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, और 7 क्या है? वो जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, किसमें? इनमें से। अब ये क्या है? ये है वेवगियोर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर से कंपोजिट होती हैं ये विजिबल रेज। आपको जितने भी कलर्स दिखते हैं ये इन्हीं, या तो ये 7 कलर्स खुद होते हैं वो, या इनके मिश्रण से बने हुए होते हैं।
तो वो मिलके जब कलर्स बने हुए होते हैं, मेन 7 कलर्स यही रहते हैं, प्राइमरी कलर्स यही हैं। उनकी फ्रिक्वेंसी, तो जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जिसकी, उसकी सबसे कम वेवलेंथ, और जिसकी सबसे कम वेवलेंथ उसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी। तो सबसे कम इनमें से वेवलेंथ किसकी रहती है, वायलेट की, और सबसे ज़्यादा रहती है रेड की। रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है तो रेड की सबसे कम फ्रिक्वेंसी होगी, तो वो है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज़। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की, और इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहेगी तो वो उसकी होगी 7 × 10⁻14 हर्ट्ज़। उसके बाद आती है हमारी, अब वायलेट के नीचे कौन सी आएंगी, वायलेट के नीचे जिसकी वायलेट से कम वेवलेंथ होगी, किसकी है, वो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो हमें सूर्य की रोशनी से मिलती है। जब आप सूरज की ओर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, कई किरणें दिखेंगी वहाँ पर। तो जब किरणें दिखेंगी तो उन्हें हम देखेंगे रेस को, तो हो सकता है 10 या 20 सेकंड हम देखें, लेकिन फिर हमारी आंखों में पेन होने लगेगा। तो इसको भी हम देखने में उतने एबल नहीं है ज़्यादा देर तक, मतलब ईजिली नहीं देख पाएंगे इसको, अल्ट्रावायलेट रेस को। इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 10⁻16 हर्ट्ज़, और हमारा ये वेवलेंथ होती है 10⁻−8 मीटर। इसका यूज़ होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना, उनको मारने के लिए, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको यूज़ करते हैं। कहते नहीं है कि इसको धूप में रख के आकर सुखा दो, जिसमें आपको लगता है कि आप इसमें एल्गी, वो सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अटैक कर दिया, जैसे फंजाई वगैरह हो गए, तो हम उनको धूप में रख देते हैं, अचार वगैरह को धूप में रखते हैं कि ताकि माइक्रोब्स ना आए उसमें। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं उसमें, ताकि वो माइक्रोब्स को किल कर सकें। उसके बाद आती है हमारी एक्सरेज। अब धीरे धीरे उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ते बढ़ते इनकी एनर्जी इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि अभी ये सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार रहे थे, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के बाद ये इनकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, 10⁻20 हर्ट्ज़। यानी कि ये अभी ये जो रेडियो वेव्स थी ये तो ऐसे जा रही थी, ठीक, अब ये कैसे जा रही हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फुर्ती है। एनर्जी, फ्रिक्वेंसी यानी फुर्ती, फुर्ती यानी एनर्जी। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ चुकी है, जिस कारण से एक्सरेज का आपने इस्तेमाल देखा होगा कि जो एक्सरे होती है वो हमारी स्किन तक को पेनिट्रेट कर देती है। स्किन को जब पेनिट्रेट कर देती हैं, कैसे कर देती हैं कि एक्सरे गई और उसने स्किन को पेनिट्रेट किया, लेकिन बोन्स को नहीं कर पाई, तो बोन्स पर जाकर टकराई। बोन क्या है, बोन हमारा एक मैटर है, मैटर से ही तो बना है, तो बोन से जाकर टकराई, बोन एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया उसने, और बोन से लौटाकर लाइट ले आई और आपको उसने बोन्स की इमेज बनाकर दिखा दी, जिससे हमें पता चला कि फ्रैक्चर कहाँ है। और एक्सरे के जब जहाँ एक्सरे का कमरा रहता है, एक्सरे का जो रूम रहता है, वहाँ पर मेटल ऑब्जेक्ट्स ले जाना इसलिए नहीं है ज़रूरी, मतलब मेटल ऑब्जेक्ट्स इसलिए प्रोहिबिटेड रहते हैं कि वो क्या रहती हैं, आखिरकार हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जिस कारण से वो क्या करेंगी कि आपके मेटल ऑब्जेक्ट्स जितने भी होंगे, तो मान लीजिए आपके पेन के अंदर कुछ डला हुआ है, तो उसने निकाल लिया, बाहर खींच लिया, आपको उसमें दिक्कत हो सकती है। क्यों, क्योंकि इनके परपेंडिकुलरली अपने साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी लेकर चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेकर चल रही है। उसके बाद आती है हमारी गामा रेस। गामा रेस तो और ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। क्यों, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी देखिए 10⁻24 हर्ट्ज़ हो गई है। ये कहाँ, अब ये नॉर्मल हम ये अभी जो हमने आपको बताया कि बोन्स को नहीं पेनिट्रेट कर पाती, कौन सी एक्सरे, ये बोन्स को भी कर देती हैं हमारी। तो ये तो निकलती है न्यूक्लियर रेडिएशंस के टाइम पर, जब हिरोशिमा और नागासाकी में आप अभी तक देख सकते हैं उसके दुष्प्रभाव कैसे हैं। उसके जो मतलब खराब हार्मफुल, इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं ये कि आज भी जो 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो अटैक हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब से हिरोशिमा और नागासाकी जापान में, तो आप अभी भी देख सकते हो कि उसके एडवर्स इफेक्ट आपको अभी तक दिख रहे हैं कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनकी जो जेनेटिक्स है अभी तक वो सही नहीं हो पाई है। जो डीएनए है, ये मतलब आदमी की, आप छोड़ो वो क्या, मतलब स्किन छोड़ो, बोन छोड़ो, ये सीधे जाके डीएनए पर अटैक कर देती हैं, यानी जीन पर अटैक कर देती हैं, जिसके कारण आज तक वो जो वहाँ के बच्चे हैं ना, वो अभी भी उनका जो स्ट्रक्चर है, जेनेटिक स्ट्रक्चर है, वो सही नहीं हो पा रहा है। तो ये हो गई हमारी गामा रेस। तो ये हमारी 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रेडिएशंस के टाइप हैं। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है इम्पोर्टेंट, वो हम क्या पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम होते हैं जो 3 प्रकार के। स्पेक्ट्रम से पहले हम समझेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या है, बोहर ने कैसे देखा इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से पहले हम समझेंगे प्रिज्म से क्या, प्रिज्म में वो फिजिक्स क्या होती है, क्योंकि देखिए जो बोहर थे ना, बोहर थे हमारे फिजिसिस्ट। तो बोहर जब फिजिसिस्ट थे तो उन्हें डेफिनेटली कुछ फिजिक्स अप्लाई की होगी, तो बोहर ने जो फिजिक्स अप्लाई करी है वो हमें पढ़नी पड़ेगी। वैसे तो आप 9th क्लास में पढ़ के आ गए हैं,
वैसे लेकिन आप 9th क्लास में पढ़ के आ गए हैं, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, पर देख लीजिए कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। यदि आता है आपको तो आप स्किप कर सकते हैं। तो देखिए जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है हमारा, अरेंजमेंट होता है एक प्रकार का, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट लाइट्स, डिफरेंट कलर्स आप कह सकते हैं उसको, डिफरेंट कलर्स एट ए स्क्रीन। एक स्क्रीन पर जब हम 7 कलर्स को देखते हैं, भी वो 7 कैसे होते हैं बताता हूँ मैं आपको। कि जब डिफरेंट कलर्स का एक स्क्रीन पर आपको अरेंजमेंट दिखेगा उसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम कुछ होता है कॉन्टिन्यूस, कुछ होता है डिसकंटिन्यूस, यानी कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। क्या होता है अभी आप स्पेक्ट्रम समझ गए, अब ये होता कैसे है, जो भी इसकी डेफिनेशन से उतने बेहतर तरीके से समझ नहीं आया होगा। वो बैंड होता है जो 7 कलर्स का, 7 कलर्स के बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। पर होता कैसे है, वो आपने पढ़ा होगा कि एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म से 7 कलर्स निकलते हैं। तो देखो ऐसे निकलते हैं, ये बनाया हमने प्रिज्म। अब प्रिज्म क्या होता है, ये हॉलो ट्रायंगल नहीं है, ये एक प्रकार का पिरामिड है। पिरामिड आप इतना समझ लीजिए कि ये जो ट्रायंगल है ये अंदर से मतलब खोखला नहीं है, भरा हुआ है। अब भरा हुआ ऐसे है, तो अब क्या है इसमें, ये मान लीजिए ये ग्लास का है, ग्लास यानी कांच का है, और ये हमारे बाहर एयर है। एयर क्या है, अब आप बताइए कि सॉलिड और गैस में क्या अंतर होता है। आपसे यदि कहा जाए कि कुछ डिफाइन कीजिए तो कैसे करेंगे आप सॉलिड और गैस को। तो सॉलिड में क्या होते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है बहुत तेज होता है, यानी कि बहुत मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से बहुत तेजी से अट्रैक्टेड रहते हैं। और इसमें एयर में क्या है, एयर में उतना इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं रहता है, जिसके कारण इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं। अब इसके दूर दूर हैं, और इस कांच के अंदर क्या है, कांच के अंदर मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास में, उनको एक दूसरे से क्या अट्रैक्शन मिल रहा है। अभी ये वंडरफुल अट्रैक्शन आपको आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास पास में होते हैं, इसीलिए अपना शेप अक्वायर कर पाते हैं, डेफिनेट शेप में रहते हैं। और गैस का कोई डेफिनेट शेप नहीं रहता है। तो इसके मॉलिक्यूल्स हैं पास पास में, इसके मॉलिक्यूल्स हैं दूर दूर में। तो आप समझ लीजिए कि इसको हम एक वो मान लें, एक रास्ता है, एक रास्ता है, वहाँ पर ये मान लीजिए कि इस रास्ते में केवल 3 गाड़ियाँ हैं। इस रास्ते में चूँकि मॉलिक्यूल्स पास पास में हैं, तो इतना सा रास्ता है हमारा, इतना सा रास्ता है, ये है गैस का रास्ता, इसमें केवल 2 मॉलिक्यूल्स थे। और इतना ही रास्ता सॉलिड का है, उसमें कितने 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स हैं। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम दोनों का जो शेप अक्वायर किया हुआ है वॉल्यूम है सेम। इसके अंदर क्या पार्टिकल्स हैं 2, तो इसका मास है कम, इसका मास है सॉलिड का ज़्यादा। तो मास जब जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, सॉलिड की ज़्यादा होगी। ये वैसे आपको पता होगा ये बात, लेकिन यदि नहीं हो पता तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो सॉलिड की डेंसिटी हो गई ज़्यादा, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो सॉलिड है वो डेंसर है रिलेटिवली गैस के, ठीक है। तो गैस के रिलेटिवली है जब ये डेंसर। तो यदि मैं मीडियम वाइज देखूँ तो ये हो गया हमारा डेंसर मीडियम, और ये हो गया हमारा रेयर मीडियम, यानी कि जो कम डेंसर है उसको हम रेयर कह देते हैं, ठीक है। अब रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम हो गया जब, तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया रेयर और डेंसर का। अब आपको एक चीज़ और समझनी है, मान लीजिए कि आपके पास, आप अपने घर से बाइक लेकर निकले और आपके पास बाउंडेशन क्या है कि आपकी स्पीड आपको सेम रखनी है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट रखनी है। और एक जगह से जब दूसरी जगह पहुंचना है, एक जगह से जब दूसरी जगह पहुंचना है, तो आपको एक बाउंडेशन दे दिया गया कि आपको टाइम जो है, टाइम सेम कंज्यूम करना है। मतलब जितना आप कर रहे थे, मान लीजिए कि आप एयर में ट्रेवल कर रहे थे, तो एयर में जब आप ट्रेवल करते करते आपको जितना समय लगता, एयर में ट्रेवल करते करते आपको जितना समय लगता, आपके बीच में यदि कांच आ जाए या पानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, यानी कि डेंसर मीडियम आ जाए या रेयर मीडियम आ जाए, यदि आप डेंसर में ट्रेवल कर रहे थे तो रेयर आ जाए, रेयर में ट्रेवल कर रहे थे तो डेंसर आ जाए, तो क्या होगा उसमें कि टाइम हमें कंज्यूम जो करना है वो सेम करना है, क्योंकि जो आपको बाउंडेशन दे रहा है उसे नहीं पता आपके आने वाले रास्ते पर डेंसर मीडियम आने वाला है या
वो क्या बोलते हैं आपका रेयर मीडियम आने वाला है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम कि मान लो हमारे पास ऐसा है, तो जब डेंसर क्या हो गया, मैं डेंसर को कह सकता हूँ कि डेंसर मीडियम बराबर क्या, ट्रैफिक, ट्रैफिक कह सकता हूँ मैं इसको। और जो रेयर मीडियम वाला है उसमें लेस ट्रैफिक है, लेस ट्रैफिक देन नॉर्मल, नॉर्मल ट्रैफिक से लेस ट्रैफिक है इसमें, यानी कि मतलब जो नॉर्मल में ट्रैफिक था उसमें कम है रेयर मीडियम में, और इसमें डेंसर में ज़्यादा है नॉर्मल से। तो क्या होगा इसमें कि जब आपके पास समय आपको उतना ही लेना है, लेकिन आपको पता है कि यार ट्रैफिक मिल गया, तो आप क्या करूँ, जब मुझे उसी स्पीड से चलना है और उसी टाइम पर पहुँचना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ले लूँगा शॉर्ट रूट, मैं ले लूँगा शॉर्ट रूट। और जब मैं डेंसर से रेयर में जा रहा हूँ तो मुझे क्या है वहाँ पर, मुझे वहाँ पर ट्रैफिक नहीं मिल रहा है। जब ट्रैफिक नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर मैं ले लूँगा लॉन्ग रूट। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक नहीं है और टाइम मुझे उतना ही लेना है, मैं टाइम के पहले भी नहीं पहुँच सकता और बाद में भी नहीं पहुँच सकता। तो जब बाद में नहीं पहुँच सकता तो इसलिए मैं लूँगा शॉर्ट रूट, और जब मैं पहले नहीं पहुँच सकता तो मैं लूँगा लॉन्ग रूट। तो जब ये होता है हमारा किसी भी पॉइंट पर, जब आपकी इंसिडेंट रे, यानी कि आपने कहीं पर लाइट को स्ट्राइक कराया, तो जिस पॉइंट पर वो जाकर टकराई, मान लीजिए इस पॉइंट पर ये जाकर टकराई, इस सरफेस पर टकराई, तो जिस एंगल से टकराई, यानी कि जिस सरफेस पर टकराई वहां से हम खींचते हैं एक नॉर्मल। तो देखना अब यहाँ पर क्या होगा, ये थी हमारी व्हाइट लाइट, ब्लैक से लिख रहा हूँ पर है व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट हमने यहाँ से ऐसी भेजी, ये गई व्हाइट लाइट, ठीक है। अब ये एक व्हाइट लाइट हमने भेजी यहाँ से, अब इसका ओरिजिनल पाथ क्या होता कि ऐसे 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 चली जाती, ठीक है, ये ऐसे चली जाती। मगर क्या है कि अब यहाँ पर इसने स्ट्राइक किया इस सरफेस पर, तो इस सरफेस पर यदि हम नॉर्मल खींचें, नॉर्मल क्या है कि उस सरफेस से आपको एक 90 डिग्री का एंगल लगाते हुए खींच देना है एक लाइन। कहाँ से उस पॉइंट की 90 डिग्री कहाँ से खींचनी है, जहाँ पर इंसिडेंट रे आकर स्ट्राइक करी, इंसिडेंट रे आकर स्ट्राइक की, तो हम अब इससे 90 डिग्री पर खींच देंगे एक लाइन, ऐसी ऐसी खींच दी हमने, ठीक है। ये हमारी कौन सी लाइन होती है, ये होती है हमारी नॉर्मल। अब ये नॉर्मल ये यदि जाता तो ये था इसका ओरिजिनल पाथ, ठीक है, ये था इसका ओपी, ओपी यानी कि ओरिजिनल पाथ, जाती तो ऐसी जाती। मगर क्या हुआ कि मगर यहाँ पर ये आकर देखो, ये क्या है, ये है रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम, यानी कि लेस ट्रैफिक मोर ट्रैफिक। तो जब मोर ट्रैफिक में हो जाएगी तो क्या लेगी, शॉर्ट रूट। ये था इसका नॉर्मल, तो ये क्या करेगी, शॉर्ट रूट, यानी कि उसकी तरफ झुक जाएगी, यानी कि बेंड, जब लाइट travels when light travels from rarer to denser medium, it bends towards normal। क्या bends towards normal, यानी कि शॉर्ट रूट ले लिया उसने, तो ये शॉर्ट रूट लिया, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, तो ये अपने से शॉर्ट रूट लेकर ऐसी हो गई, ठीक है। अब ये जब ऐसी हो गई तो ये अकेली ऐसी नहीं हुई, अब आपके पास में ये अलग अलग 7 रंगों में गई है बाहर, कैसी, अब ये लाल यहाँ से निकला, मान लीजिए लाल यहाँ से निकला, और बीच में और कौन कौन से निकले, ये रेड निकला, ऑरेंज निकला, येलो निकला, ग्रीन निकला, ब्लू निकला, इंडिगो निकला और वायलेट निकला। तो सबसे नीचे कौन सा निकला, वायलेट निकला यहाँ से, ये रेड निकला और ये वायलेट निकला। अब आप कहोगे कि यार मैंने यहाँ से एक एनर्जी की लाइट स्ट्राइक कराई, यानी कि व्हाइट लाइट स्ट्राइक कराई, तो व्हाइट लाइट जब हमने स्ट्राइक कराई तो क्या वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही थी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही थी ये। मगर वो क्या, ये क्या प्रूव कर रहा है, प्रिज्म ये प्रूव कर रहा है कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और 7 डिफरेंट कलर्स। जब हम 7 रंगों को मिला देंगे तो एक सफ़ेद रंग हमें देखने को मिलेगा। तो ये यही बता रहा है कि जो 7 अलग अलग रंगों की अलग अलग एनर्जी रहती है, जब अलग अलग एनर्जी रहती है तो डेफिनेटली जब अलग अलग एनर्जी रहेगी तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी रहेगी, अलग अलग वेवलेंथ रहेगी, ठीक है। अलग अलग जब वेवलेंथ रहेगी तो मान लो कि जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ है, ठीक है,
जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ है उसको मान लो कि एक मोटा आदमी है, वो एक मोटा आदमी है, और जिसकी कम वेवलेंथ है वो एक पतला आदमी है। तो मोटा आदमी भी आ रहा है और पतला आदमी भी आ रहा है। यहाँ पे इन्हें क्या करना है, ये यहाँ से देखो, यहाँ पर जो मेन इनका क्या है फंक्शन है, वो क्या है कि एक आ रहा है ओरिजिनल पाथ में, और हमें क्या करना है उसको डिफ्लेक्ट कराना है, तो एक धक्का मार रहा है नीचे तरफ को, ठीक है, नीचे तरफ को एक पुश करना है उसे। तो नीचे तरफ जब हम पुश करेंगे तो आप बताइए कि मोटा आदमी ज़्यादा तेज डेविएट होगा या पतला आदमी ज़्यादा डेविएट होगा। तो मोटे आदमी को जब हम धक्का मारेंगे तो हल्का सा डेविएट होगा, और जब पतले आदमी को हम धक्का मारेंगे, यानी कि जिसकी कम वेवलेंथ होगी उसको जब हम धक्का मारेंगे तो वो ज़्यादा डेविएट हो जाएगा। तो जब वो ज़्यादा डेविएट हो जाएगा तो भाई वो सबसे नीचे यहाँ पर आकर स्ट्राइक करेगा, यानी कि यहाँ पर आएगा वो सबसे नीचे, और जो सबसे मोटा यानी कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला होगा, तो ये हमारे वेवलेंथ के अनुसार अरेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि उनकी अलग अलग एनर्जी थी, अलग अलग रेडिएशंस की, इन सबसे मिलकर बन रही थी वाइट लाइट, ठीक है। तो वाइट लाइट 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बनती है, ये हमें प्रिज्म दिखाता है। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब जब सामने हम इसके यहाँ पर जब सामने हम इसको यहाँ पर स्क्रीन लगा देते हैं, तो इस स्क्रीन पर हमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और ये वायलेट दिखता है। तो ये 7 रंगों का जो बैंड दिखता है, बैंड ऑफ 7 कलर्स, बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये जो हमारा स्पेक्ट्रम हो गया, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब देखिए आप, विजिबल स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। ये अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो लाइट हमारी ये बेंड हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाने पर, इस फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। आपके फिजिक्स में आप पढ़ चुके होंगे वैसे, इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो विजिबल स्पेक्ट्रम जो हमारा होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल या कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम जिसको हम कहते हैं, इसमें क्या होता है कि ये आपका जो ये दिख रहा है आपको, इसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये 7 जो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखेंगे, ये इतने आपस में मर्ज रहेंगे, मर्ज इतने ज़्यादा रहेंगे ये कि हम इनके बीच में बाउंड्री डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये मतलब हम ये पता नहीं लगा सकते कि जैसे दूर से हम इस स्क्रीन को देखेंगे, प्रिज्म से आने वाली व्हाइट लाइट को जब हम सामने रखी हुई प्रिज्म के बाद जो स्क्रीन रखी है उसमें देखेंगे जब, तो हम ये बाउंड्री डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि भाई यहाँ से रेड की बाउंड्री खत्म और ऑरेंज शुरू। क्यों? क्योंकि ये आपस में इतने ज़्यादा मर्ज रहेंगे, आपस में ये जो कलर्स रहेंगे वो इतने ज़्यादा मर्ज रहेंगे एक दूसरे में, तो वी कैन नॉट डिसाइड बाउंड्री इन द विजिबल और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और हमें पूरा सब कुछ ये रंगीन दिखेगा। अब जिसमें रंगीन नहीं दिखेगा, बीच में जहाँ पर हम बाउंड्री डिसाइड कर पाएंगे, उसको हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, जिसके अंतर्गत 2 आते हैं, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो हम देखेंगे अभी। तो ये हो गया हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम। अब ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम था, विजिबल स्पेक्ट्रम, एक दिन बोहर बैठे थे, उन्होंने देखा कि यार जब ये हमारे प्रिज्म में दिख सकता है, प्रिज्म के अंदर क्या है, एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स हैं, तो एटम्स तो हमारे आसमान से गिरती हुई बूंदों पे भी हैं, तो अब वो क्या देखेंगे, इंद्रधनुष से लगाने वाले हैं हम उस एनर्जी सेल्स का पता। तो इसके पहले हम फॉर्मेशन ऑफ रेनबो पर पहुँचे, हम पहले आपको क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझाना चाहते हैं। तो देखिए, जैसे हम ये पानी की, ये मान लीजिए कि एक तालाब है, ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और यहाँ एक व्यक्ति ऐसा
हॉरिजॉन्टली लेट गया है जाकर, उसको दे दी है उसने एक टॉर्च लाइट दे दी है। उसने कहा कि भाई मुझे ऐसा कुछ करो कि यहाँ पर दिखाई दे तुम्हारी टॉर्च लाइट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रिफ्लेक्शन के लॉ समझ लीजिए कि रिफ्लेक्शन जो होती है इंसिडेंट रे होती है कि जब किसी भी रे पर, जब किसी भी सरफेस पर हम कोई इंसिडेंट रे यानी कि लाइट की रे को स्ट्राइक कराते हैं, तो जब उस सरफेस से हमने नॉर्मल खींचा, यानी कि जब हम उस सरफेस पर नॉर्मल खींचेंगे, नॉर्मल कैसे कि यहाँ पर यदि मैंने ये मान लीजिए सरफेस है, इसको मैंने लाइट रे को ऐसा यहाँ से भेजा ऐसा, तो यहाँ से यहाँ पर इसने स्ट्राइक करी, तो ये हो गया सरफेस जिस पर उसने स्ट्राइक की। अब इस सरफेस से मैं यदि परपेंडिकुलर एक खींच दूँ, ऐसा एक परपेंडिकुलर खींच दूँ, तो ये हो जाता है हमारा नॉर्मल, ठीक है। ये हो जाती है हमारी इंसिडेंट रे, और जहाँ पर वो रिफ्लेक्शन करेगा, यानी कि यहाँ पर जैसे मैंने ये लाइट को स्ट्राइक कराया इस बोर्ड पर, ये परपेंडिकुलर था, तो उस साइड उस तरफ को, यानी कि जिस एंगल से इंसिडेंस किया था, यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल था, वही एंगल बनाते हुए वो, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर बनाते हुए वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी इस तरफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यही हो गया रिफ्लेक्शन का लॉ। आपके फिजिक्स में आपने हो सकता है 10th क्लास में पढ़ा हो, ना पढ़ा हो तो भी आप समझ गए होंगे, 11th में 12th में फिजिक्स में फिर से आएगा। तो इसने सबसे पहले लाइट को यहाँ भेजा, तो जब इसने यहाँ भेजा तो इस सरफेस पर नॉर्मल तो ये रहा ना, सॉरी नॉर्मल रहा ये, तो जब ये रहा नॉर्मल तो उसने उस, मान लीजिए कि अब इस सरफेस को मैंने ये सीधे तरफ यहीं से ऐसा स्ट्राइक करा दिया, तो जैसा स्ट्राइक किया वो वैसे ही लौट आएगी, क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर जीरो हुआ ना। ऐसे मैंने 90 तो खींच ही नहीं पाया ना, सीधा सीधा यहाँ डाला और लौट कर उसने वैसे ही आपको रिफ्लेक्ट करा दिया। उसके बाद क्या किया कि उसने और थोड़ा सा टिल्ट किया तो अब ये नॉर्मल यहाँ से ऐसा हुआ, अब ये क्या होगा यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन यानी कि लाइट बेंड करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि मीडियम चेंज करेगा। तो कैसे बेंड करेगा? ये क्या था हमारा, पानी क्या है, पानी हमारा डेंसर मीडियम, क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो पास रहते हैं, और ये एयर क्या है हमारी रेयर मीडियम। तो जब डेंसर से यानी कि कम ट्रैफिक से ज़्यादा ट्रैफिक की तरफ जाएगा, ज़्यादा ट्रैफिक से कम ट्रैफिक की तरफ जाएगा, और चूंकि उसके पास टाइम की बाउंडेशन है और स्पीड उसकी कांस्टेंट है, तो ज़्यादा ट्रैफिक से कम ट्रैफिक की तरफ जो जा रहा है वो, तो क्या करेगा, वो लेगा लॉन्ग रूट। तो लॉन्ग रूट कैसे लेगा कि उसका ओरिजिनल पाथ था ये, ठीक, ओरिजिनल पाथ था ये, लेकिन ये अब ये ओरिजिनल पाथ से अपने को लॉन्ग रूट लेना है, तो लॉन्ग रूट लेगा वो ऐसे। तो ये इसको देखिए यहाँ पर ये दिखाई देगा, तो उसने कहा कि हाँ यार अब देखो, अब इसने ऐसा कुछ किया, अब वो जादू देखा उसने। कैसा जादू देखा कि यार ये तो नीचे है, ये सीधे लाइट स्ट्राइक करा रहा होगा, लेकिन उसने ऐसी टिल्ट करा के कराई कि यहाँ पर ये देखिए इसकी पोजीशन ये है और इसकी पोजीशन ये है, लेकिन उसकी भेजी हुई लाइट इसने देख ली, तो ये खुश हो गया। लेकिन अब इसके बाद ये क्या हुआ कि इसने सोचा कि और टिल्ट करके देखो। जब और टिल्ट करके देखा उसने, और टिल्ट करके देखा, तो मान लीजिए कि इसकी पोजीशन थोड़ा सा हम और शिफ्ट कर देते हैं, इसकी पोजीशन, ये व्यक्ति की पोजीशन यहाँ आ गई, ठीक है। इसको तो अब जब इसने यहाँ आके स्ट्राइक की तो इसके लिए नॉर्मल ये हुआ, तो नॉर्मल जब ये हुआ तो अब देखिए आप, इसका ओरिजिनल पाथ क्या था, ओरिजिनल पाथ अब ये था, यहाँ पर अभी इसको दिखाई देना चाहिए थी, अब इसका ओरिजिनल पाथ ये था, क्यों, इसका ओरिजिनल पाथ ये था, लेकिन अब ये चूंकि डेंसर से रेयर में जा रही है, ज़्यादा ट्रैफिक से कम ट्रैफिक में जा रही है, तो ये फिर से टिल्ट होगी। तो जब ये टिल्ट होगी कहाँ, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, जितनी है उससे भी दूर हो जाएगी नॉर्मल से, तो कहाँ ऐसी हो जाएगी वो, यानी कि पानी के ही सरफेस के पैरेलल हो गई। जब पानी के ही सरफेस के पैरेलल हो गई तो ये हमारा सरप्राइज हो गया कि यार अब ये क्या हुआ, ये कहीं, ये भाई सब तो कहीं पर लोग तो नहीं सुधार गए कहीं, क्योंकि अब तो ये इनकी जो भेजी गई लाइट है वो हमारे पास आ नहीं रही है। तो वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि अब वो जो लाइट है वो क्या कर रही है, वो बना रही है क्रिटिकल एंगल। यही हम आपको समझाना चाह रहे थे कि जो क्रिटिकल एंगल होता है वो ये होता है कि जिस कारण आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये हमारा एंगल ऑफ, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल बने उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। गौर कीजिए आपकी बात पर, रिफ्लेक्शन वो है, ये है रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन क्या है कि एक ही सरफेस पर हमने इंसिडेंट रे भेजी और वो लौट कर आ गई उसी मीडियम में।
लेकिन जब हमने लाइट रे को दूसरे मीडियम में ट्रेवल कराया तो उसको हम क्या कहेंगे, जब मीडियम चेंज होगा रिफ्रैक्शन। तो जब रिफ्रैक्शन हुआ तो ये देखिए कितना है 90 डिग्री हो गया। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के इक्वल हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, यानी कि एंगल सी। अब अगली बार इसने क्या किया, अगली बार ये होगा यहाँ पर कि इसने और टिल्ट कर दी। इसको तो मजा आ रहा है क्योंकि उसको लग रहा है ना कि ये मर गया, लेकिन इसको तो पता है कि ये नहीं मरा, ये जिंदा है। तो इसने फिर से स्ट्राइक कराई। तो अब जब स्ट्राइक कराई तो अब इसके लिए नॉर्मल ये हुआ, ठीक है। अब इसके लिए ओरिजिनल पाथ क्या था, अब इसके लिए ओरिजिनल पाथ था ये, लेकिन ये कर जाएगी और ज़्यादा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगी। इस अवे फ्रॉम दी नॉर्मल के चक्कर में ये अब मीडियम चेंज नहीं होगा, इसका मीडियम चेंज नहीं होगा, यानी कि अब ये पानी से हवा में नहीं जाएगी ये लाइट, अब ये लौट कर पानी में ही लौट आएगी। क्यों? क्योंकि अपने स्वभाव के कारण, स्वभाव क्या है इसका, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाना। तो उस अवे फ्रॉम दी नॉर्मल के चक्कर में इसने क्या कर दिया, ये अब रिफ्लेक्शन ना करके इसने, ये देखिए ये अब यदि हम नॉर्मल माने तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये पानी के अंदर ही अंदर इसने रिफ्लेक्शन करते डेंसर से रेयर मीडियम में जाते जाते इसने क्या कर दिया, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन करते करते इसने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर दिया। ये आपके 10th क्लास का टॉपिक है फिजिक्स का। अब यहाँ से ये आपको क्रिटिकल एंगल भी समझ में आ गया, और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू से ज़्यादा यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कर देंगे तो हमारा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो रिफ्रैक्शन, तो क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने के बाद हम चलेंगे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो पर। जो बोहर ने भी देखा क्या, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, जिसके कारण उन्होंने फिर इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की चर्चा कर पाए वो, क्योंकि वो फिजिसिस्ट थे। तो देखिए मैं कोशिश करूंगा जल्दी से फॉर्मेशन ऑफ रेनबो को समझाने की। देखिए यहाँ पर क्या है, ये स्काई है, यहाँ पर मान लीजिए कुछ बूंदें गिर रही हैं, ऐसी मान लीजिए कि एक बूंद और है, एक बूंद और है। यहाँ पर आप खड़े हुए हो, जिसको इंद्रधनुष दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सन है। सन क्या कर रहा है, व्हाइट लाइट भेज रहा है, ठीक है। सन को हम रेड कलर का बना देते हैं कि सन व्हाइट लाइट भेज रहा है, सन व्हाइट लाइट भेजी उसने। ये बारिश हो चुकी है, बारिश की बूंदें कुछ एटमॉस्फेयर में अभी सस्टेन कर रही हैं, ठीक है। अभी वो सस्पेंडेड है वहाँ पर, नीचे नहीं गिरी है। तो जब नीचे नहीं गिरी है तो देखिए व्हाइट लाइट गई। अब आप देखिए कि प्रिज्म क्या था, कैसा था, ऐसा था। बूंद कैसी है, ऐसी है। कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, पहली बात स्ट्रक्चर सिमिलर है। दूसरी बात प्रिज्म क्या था, सॉलिड था, एयर बाहर थी, एयर रेयर थी, प्रिज्म डेंसर था। पानी क्या है, एयर से डेंस होता है ना, तो ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, जो शेप है वो भी लगभग सिमिलर है। तो क्या अब यहाँ पर प्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, यस वी कैन अप्लाई इट। तो ये देखिए यहाँ पर व्हाइट लाइट थी और फिर वही हुआ यहाँ पर जो होना चाहिए था, क्या, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, स्प्लिट हो गई है व्हाइट लाइट। तो भाई ये देखिए ये गई रेड कलर, सॉरी ये क्या, मान लीजिए रेड कलर, और ये गया आपका यहाँ से वायलेट कलर, ठीक है। अब देखिए ये जिस स्पेस पर, जिस सरफेस पर जाकर टकरा रहे हैं, तो यदि हम उनसे नॉर्मल खींचे तो नॉर्मल कैसा खींच पाएंगे हम, ऐसा। और इसका नॉर्मल कैसे खींचेंगे हम, ऐसा। अब इसका आप एंगल निकालिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब चूंकि यहाँ पर ये इनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है इन सारी लाइट्स का, जब ऊपर आपकी बूंदों में बनती हैं व्हाइट लाइट, जाकर बूंदों में प्रिज्म वाला शो करती हैं, तो आगे अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि इस प्रिज्म में क्या होता था कि वो लाइट सीधे निकल जाती थी और हम 7 डिफरेंट कलर्स को वहाँ पर ऑब्जर्व कर लेते थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें ये क्रिटिकल एंगल बना देंगे। अब क्रिटिकल एंगल क्या है, मैं आपको बेहतर तरीके से इसके पहले समझा चुका हूँ। तो ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इनका, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया।
अब देखिए आपकी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो अब ये बाहर न जाकर ये आएंगी अंदर, यानी कि टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये भाई मैंने देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दिया, ये है हमारा नॉर्मल। अब इसी के लेवल पर बनेगा क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये देखिए ऐसा बना हमारे लिए, ठीक है। अब ये जो ऐसा बना, ये कौन सी है हमारी, रेड कलर की लाइन आई, ये हो गई रेड। और चूंकि ये देखिए वायलेट कलर के लिए ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए क्या बनेगा, ये ऐसा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारी जो वायलेट वाली लाइट आई, पहली वाली बूंद से वायलेट वाली लाइट ऊपर आई है, माना हमने ऊपर आई है, पहली वाली बूंद से वायलेट वाली लाइट ऊपर आई और रेड वाली लाइट नीचे आई। ये आई देखिए वायलेट लाइट, ये आई रेड लाइट। अब चूंकि ये देखिए कई बूंदें हैं, जब कई बूंदें हैं तो हर बूंदों में क्या होगा कि वायलेट रेड वायलेट रेड वायलेट रेड वायलेट रेड, बीच में और भी कलर्स हैं। लेकिन जब हम नीचे खड़े होंगे यहाँ पर, जब नीचे खड़े होंगे यहाँ पर, तो हमें क्या दिखेगा, हमें सबसे ऊपर वाले की, सबसे ऊपर वाला है जो सबसे ऊपर वाली बूंद है, उसकी सबसे नीचे वाली जो वेवलेंथ है यानी कि रेड कलर वाली, तो वो देखेगी हमें सबसे ऊपर यहाँ पर ऐसी। और जो सबसे नीचे वाली बूंद है उसकी सबसे, हमारी जो एक जो साइड सीइंग है वो तो कुछ सर्टेन लिमिट्स तक ही है। तो मान लीजिए कि हमारी जो साइड सीइंग है वो इतना ही देख सकती है, इतना ही देख सकती है। तो सबसे ऊपर वाली वेव, सबसे जो ऊपर वाली बूंद होगी उसकी सबसे नीचे से जो वेवलेंथ आ रही है, सबसे नीचे से आ रही है हमारी आंखों तक रेड, और सबसे जो नीचे वाली बूंद है उसकी जो रेड है वो तो नीचे जा रही है, लेकिन जो ऊपर वाली वायलेट है वो हमारी आंखों के सबसे सामने आ रही है। तो हमारे लिए क्या बनती है, साइड बनती है हमारे सामने कि ये देखिए ये वायलेट आ रहा है, ये रेड आ रहा है। तो हमारे लिए जो इंद्रधनुष बनता है वो कैसा बनता है, नीचे वायलेट और ऊपर रेड कलर का, नीचे वायलेट ऊपर रेड कलर का, ऐसा बनता है। तो फाइनली जो इंद्रधनुष बनता है हमारे लिए वो ऐसा बनता है, ये हो गया रेड कलर और नीचे उसमें रहता है ब्लू, या ब्लू कलर आपको दिखता है, वायलेट कलर, ठीक है। तो ऐसा हमारा इंद्रधनुष बन जाता है। यही हमारे बोहर साहब ने देख लिया। बोहर साहब समझ गए कि बूंदों में भी वही होता है, प्रिज्म में भी वही होता है, बूंदें भी एटम की बनी है, प्रिज्म भी एटम का बना है, तो एटम में भी ये क्यों नहीं हो सकता। तो हमने जब एटम पर अप्लाई करके देखा तो मैं आपको देखिए विजिबल स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बता चुका हूँ। अब आते हैं हम लोग विजिबल डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पर। उसके लिए हमें ये सब जानना जरूरी था, इसलिए मैंने बताया। अब आप लोग जो स्किप करके आगे गए थे वो अब अपनी स्किप की बटन को रोक सकते हो, क्योंकि अब आपके 11th का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो बोहर ने क्या सोचा कि जब एटम से बनी हुई बूंद डिस्पर्सन शो कर सकती है, प्रिज्म डिस्पर्सन शो कर सकता है, तो एटम स्वयं क्यों नहीं डिस्पर्सन शो कर सकता। तो उन्होंने एक NaCl जो नमक होता है हमारा, नमक का उन्होंने एक क्रिस्टल लिया, ठीक है। तो नमक का मान लीजिए क्रिस्टल लिया, ये हो गया नमक का क्रिस्टल, NaCl का क्रिस्टल है ये, NaCl का क्रिस्टल। और चूंकि उन्होंने जब 7 कलर्स देखे थे तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया था कि हमारे जो एटम है वो कैसा है, एटम का स्ट्रक्चर उन्होंने सोचा कैसा है कि ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज, और 1 2 3 4 5 6 और 7। उन्होंने बताया कि ये जो हमारा एटम है ये ऐसा दिखता होगा, उसके पास 7 डिफरेंट 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट सेल्स हैं, जिसके पास अपनी अपनी एनर्जीज है। जो सबसे नीचे है उसके पास सबसे कम एनर्जी है और जो सबसे ऊपर है उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है। वहाँ पर कौन रहता है, वहाँ रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ना। कौन बता कर गया था, रदरफोर्ड बता कर गए थे कि एटम्स घूमते हैं। तो एटम तो भैया घूमते हैं, ठीक है। जब एटम घूमते हैं तो 7 डिफरेंट सेल्स में घूमते हैं, उनके पास डिफरेंट एनर्जीज होती है। इसी कारण से उन्हें लगा कि जो लाइट्स हैं वो 7 डिफरेंट कलर्स में आती है हमारे सामने स्पेक्ट्रम में। तो ये हमारे सामने ऐसा था ये। तो जब उन्होंने व्हाइट लाइट पास कराई NaCl के क्रिस्टल से, NaCl के क्रिस्टल से व्हाइट लाइट कराई पास, व्हाइट लाइट, तो क्या हुआ, सामने स्पेक्ट्रम उन्होंने रखा यहाँ पर ये। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर उन्हें वायलेट दिखा, इंडिगो दिखा, वायलेट दिखा, इंडिगो दिखा, ब्लू दिखा, ग्रीन दिखा, ऑरेंज दिखा, रेड दिखा। अब आप कहोगे कि मैं येलो लिखना भूल गया, तो मैं भूला नहीं हूँ येलो लिखना।
इनके लिए क्या, ये लाइन्स दिखी, ये लाइन देखी, लाइन दिखी, लाइन दिखी, लाइन दिखी, लाइन दिखी, लाइन दिखी। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर उन्हें बीच में हल्का सा एक स्पेस दिखाई दिया ब्लैक कलर का, या फिर एक लाइन दिखाई दी ब्लैक कलर की। ये क्या है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो यहाँ पर एक उन्हें लाइन दिखाई दी, कौन सी, ब्लैक कलर की। फिर से लाइन थी ब्लैक कलर की और बाकी सारे में कलर्स थे, ठीक है। कौन कौन से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। इनके बड़े बड़े डिब्बे डिब्बे से दिख रहे थे, यानी कि ऐसे डिब्बे डिब्बे से दिख रहे थे, और ये अकेली एक लाइन दिख रही थी। क्योंकि ये मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब हम एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम को एक दूसरे के साथ रखेंगे तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा, ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम देखेगा हम। तो अब यहाँ पर उन्हें जब ब्लैक कलर की लाइन दिखी तो उन्होंने बाउंड्री डिसाइड कर ली। कैसे डिसाइड कर ली कि ये देखो यहाँ से अलग, यहाँ से ये अलग लोग हैं, यहाँ से अलग लोग हैं, तो कम से कम एटलीस्ट एक बाउंड्री तो डिसाइड हुई। जब एक बाउंड्री ही उन्होंने डिसाइड कर ली तो वो समझ गए कि यार यहाँ पर ये कौन सा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है, जो एटम हमें दिखा रहा है, एटम क्या दिखा रहा है हमें, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दिखा रहा है। अब इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं वो जानिए आप। कि ये जो हमारा NaCl का वो था, क्या NaCl का क्रिस्टल था, तो क्या किया, NaCl के अंदर न्यूक्लियस रहती थी, न्यूक्लियस के पास था पॉजिटिव चार्ज, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूमते थे एक सेल में दूसरे सेल में, उनके पास कुछ एनर्जी शेल्स थी, एनर्जी शेल्स में एनर्जी थी जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते थे। अब यहाँ से जो हम ये व्हाइट लाइट दे रहे हैं, व्हाइट लाइट क्या है, व्हाइट लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो डेफिनेटली इट विल हैव एनर्जी इन इट। एनर्जी होगी ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास, फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी, तो एनर्जी भी होगी। तो जब एनर्जी होगी उनके पास, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था सबसे पहली वाली में, तो उसके पास क्या था, वो था न्यूक्लियस की पकड़ में, न्यूक्लियस की होल्ड में। कि न्यूक्लियस कह रहा था कि हम तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है, न्यूक्लियस कह रहा था हम तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन ने क्या की, इलेक्ट्रॉन ने इससे एनर्जी अक्वायर कर ली, जो व्हाइट लाइट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है उससे एनर्जी अक्वायर कर ली, और इलेक्ट्रॉन पहुंच गया अपने हाईएस्ट एनर्जी शेल में, हाईएस्ट एनर्जी शेल में पहुंच गया। मान लीजिए यहाँ पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ रहने लगा आकर, जब यहाँ रहने लगा आकर, तो जो एनर्जी इसने एक्वायर की, अब इनके क्या है कि कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ये एक्वायर करते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज करते हैं। ऐसा नहीं करते कि मान लीजिए कि इनको 70, मान लीजिए कि 70 जूल एनर्जी मिली तो ले लेंगे, 75 मिली नहीं लेंगे, 80 मिली ले लेंगे, 77 मिली नहीं लेंगे, 82 मिली नहीं लेंगे, 89 मिली नहीं लेंगे, 90 मिली ले लेंगे। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ये एब्सॉर्ब करते हैं और सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ली और सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी छोड़ दी। तो जो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, येलो रेडिएशन, व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट के अंदर 7 अलग अलग कलर हैं, सातों कलर की अलग अलग एनर्जी है। कैसे हमने पता लगाया था, उनकी वेवलेंथ को जब हमने डिफ्लेक्ट किया था, कहाँ, प्रिज्म से, जब प्रिज्म से उनको डिफ्लेक्ट किया था तो सातों रंगों के पास अलग अलग एनर्जी थी। तो जो एनर्जी येलो रेडिएशन के पास थी वो NaCl को चाहिए थी। क्यों चाहिए थे, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए चाहिए थी, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ जब, तो इसने कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, एब्जॉर्ब सम एनर्जी, सर्टेन एनर्जी। तो वो जो सर्टेन एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, तो वो तो रह गई एटम के पास, ठीक है, वो रह गई एटम के पास, इलेक्ट्रॉन को ले गई ऊपर वो एनर्जी, और सामने जो एनर्जी ट्रांसमिट हो गई उस एटम से, जो एनर्जी ट्रांसमिट हो गई, एब्जॉर्ब नहीं हुई, वो हमें यहाँ दिख गई, वो हमें यहाँ दिख गई। तो ये जो एनर्जी हमें, जो स्पेक्ट्रम एनर्जी के एब्जॉर्ब होने के बाद देखे, छोड़िए, जिस स्पेक्ट्रम से हमें ये पता चल जाए कि कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, या इसको हम कहते हैं क्या, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। और मेनली इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। क्यों डिस्क्रीट, क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस तो नहीं है क्योंकि हम बाउंड्री डिसाइड कर सकते हैं, एक दूसरे में कलर्स मर्ज नहीं है, एटलीस्ट ऑरेंज और ग्रीन तो मर्ज नहीं है ना, येलो तो बीच से गायब है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचा, अब इस वाले स्पेक्ट्रम को हमने हटा दिया, दूसरा स्पेक्ट्रम लेकर आ गए। इसमें हमें क्या देखा, इसमें हमें देखा कि यहाँ पर ये सब जगह काला 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 है, ठीक है। कहाँ कहाँ काला काला है, जहाँ जहाँ ये रेड है, ये काला का ब्लैक ब्लैक पूरे में है, ऐसा ऐसा।
ये ब्लैक डार्क स्पेसेस है और बीच में यहाँ पर येलो कलर की एक लाइन दिख रही है, येलो कलर की लाइन दिख रही है। तो ये येलो कलर की लाइन कहाँ से आई? तो ये एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब की थी ये पहुंचा था अपने हाईएस्ट एनर्जी शेल में। अब मान लीजिए कि आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं, आप सब, और अभी क्या है, अभी आप हैं किसी के होल्ड में, मान लीजिए अपने पेरेंट्स के होल्ड में आप रहते हैं। पेरेंट्स क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के होल्ड में है अभी इलेक्ट्रॉन। सबसे ऊपर वाली एनर्जी यानी कि हाईएस्ट एनर्जी यानी कि सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग में पहुंचा वो। अब क्यों पहुंचा था या तो बॉन्ड बनाने के लिए पहुंचा होगा कि उसने देखा होगा कि सामने वाला जो है उसको चाहिए है कुछ इलेक्ट्रॉन। कैसे चाहिए हैं? या तो हम लोग शेयरिंग खेल लेंगे, या फिर मैं इसको दे दूंगा और एक आयोनिक बॉन्ड बना लूँगा, इसको दे दूंगा उधार में इलेक्ट्रॉन, उधार में इसको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा और एक आयोनिक बॉन्ड बना लूँगा। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 में आराम से पढ़ेंगे। तो या तो मैं इसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दे दूंगा और उधार वाला बॉन्ड यानी कि आयोनिक बॉन्ड बना लूँगा, या फिर मैं इसके साथ शेयरिंग खेल के कोवेलेंट बॉन्ड बना लूँगा। आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन गया सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग में कूदने के लिए गया, लेकिन जब उसने देखा कि कूदूंगा तो मैं, लेकिन अगल बगल जो दूसरी बिल्डिंग यानी कि जो दूसरा आइटम है, मैं जाऊँगा कहाँ? यानी कि जिसको अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट करनी है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, या फिर कोई दूसरी बिल्डिंग है जो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन से उसने कहा कि मेरे पास आ जाओ तो अच्छे से रहोगे, हम दोनों स्टेबल रहेंगे, आराम से रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन गया तो ऊपर चढ़ के गया कि हाँ मैं दूसरे आइटम में चल जाऊँगा, नहीं गया नाम इस न्यूक्लियस के साथ। ऊपर गया जब ये चढ़कर तो इसको अपने आसपास कोई बिल्डिंग नहीं दिखाई दी। जब बिल्डिंग नहीं दिखाई दी, ये मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो बहुत लंबी प्रोसेस है। ये जितनी भी कार्यक्रम ये पूरा होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन का ऊपर चढ़ना और लौट कर आना, ये होता है 10⁻⁻34 सेकेंड्स में। ठीक है, ये इतनी कम समय का काम है इसलिए हमें दिखता नहीं है। जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चढ़ा, इसने अपने आसपास बिल्डिंग देखी, बिल्डिंग नहीं थी, तो उसने कहा कि अब यार ऊपर रह के तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ऊपर जब हम अपनी बिल्डिंग में चढ़ते हैं तो हमें डर लगता है। हम क्या है, स्टेबल रहना चाहते हैं, तो अपनी ज़मीन ग्राउंड फ्लोर में हमें स्टेबिलिटी लगती है, जहाँ पर हम अपने सबसे लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटाइल और वाइटल में रहते हैं। जब सबसे ऊपर पहुँच जाते हैं तो हमें डर लगता है, यानी कि स्टेबिलिटी का जो स्कार्सिटी ऑफ स्टेबिलिटी यानी कि कमी है जो स्टेबिलिटी की, वो हमें वहाँ पर एक्सपीरियंस होती है। तो ये क्या करेगा, अब ये फिर से वहाँ पर जब दूसरी इसको वो नहीं दिखाई देगी, क्या बिल्डिंग नहीं दिखाई देगा या दूसरा एटम नहीं दिखाई देगा जहाँ पर ये जाकर स्टेबिलिटी अक्वायर कर सके। तो ये स्टेबिलिटी तो देखो इसको अक्वायर करनी है, चाहे दूसरे के घर में जाके करे या अपने घर में करे। तो ये सोचेगा कि जब दूसरे का घर ही नहीं है तो मैं लौट कर आ जाता हूँ अपने पेरेंट्स यानी न्यूक्लियस के पास। तो न्यूक्लियस के पास जब ये आ जाएगा तो ये जो एनर्जी लेकर ऊपर चढ़ा था, जो एनर्जी ऊपर लेकर चढ़ा था, वो एनर्जी लगेगी इसको नीचे आने के लिए, तो वो एनर्जी ये लूज़ कर देगा। आते आते ये फिर से लूज़ कर देगा और फिर से यहाँ पर आकर अपने जहाँ पर बैठा था वहाँ पर बैठ जाएगा। तो जो एनर्जी ये इसने गेन की थी वही एनर्जी ये छोड़ देगा, जितनी गेन की थी उतनी ही छोड़ देगा। जितनी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने ली थी उस वाइट लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, उतनी ही छोड़ देगा। तो जितनी इसने ली थी, कौन सी ली थी? येलो रेडिएशन ली थी। येलो रेडिएशन के पास जितनी एनर्जी थी उतनी ली थी। अब जितनी छोड़ी तो सामने वाले, अब वो तो चले गए अपने, वो तो अपने अपने घर रेडिएशन चले गए, हमने दूसरा स्पेक्ट्रम लगा दिया तो वहाँ पर केवल येलो लाइट में दिखी और बाकी डार्क स्पेसेस देखे। तो ये वाला जो होता है हमारा, इसमें भी हम बाउंड्री डिसाइड कर सकते हैं। कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि येलो के ऊपर दूसरे लोग हैं, येलो के नीचे दूसरे लोग हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी एनर्जी एमिट हो रही है, यानी कि कौन सी एब्जॉर्ब के बाद एमिट हो रही है। यानी कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं कि जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को और मिशन स्पेक्ट्रम को साथ में रखेंगे तो वो मर्ज हुआ हमें विजिबल है या कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। उसमें हमें क्या दिख रहा था? उसमें दिख रहा था हमें ये कलर्ड स्पेसेस दिख रहे थे। देखिए ये हो गया हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम, जिसमें हमें एब्जॉर्प्शन के बाद में जो स्पेक्ट्रम देखा, यानी कि जो लाइट एब्जॉर्ब हो गई थी वो जब बाद में निकली इमिट होकर, वो हम पता लगा पाए, वो हो गया हमारे एमिशन स्पेक्ट्रम। इसके बीच जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि इसमें हमें क्या दिख रहा था? इसमें हमें दिख रहे थे कलर्ड स्पेसेस डिफरेंट कलर्स के, और डार्क लाइन किसकी? वो लाइन किसकी थी जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई थी। और इसमें क्या है हमारा कलर्ड लाइन और डार्क स्पेसेस। ये हो गया हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम और ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो आई थिंक आपका कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, ये दोनों एब्जॉर्प्शन और एमिशन क्या है ये भी क्लियर हो चुका है। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो हमने देखा प्रिज्म से जो डिस्पर्शन होता है, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हमें ज़रूरत थी इसलिए हमने आपको बताया। उसके पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के टाइप बताए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा
उसमें हम जानेंगे कि जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी मैक्सवेल की, उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, वेव की तरह बिहेव करे वो। उन्हें 2-3 जो वेवफुल फेनोमेना दिखाना चाहिए, डिफ्रैक्शन, यंग स्लिट का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो आप यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो आप 12th क्लास की फिजिक्स में पढ़ेंगे, वो भी दिखाया। और हमने कम से कम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो देखा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देखा, जो वेव करती है, जो वेव करती है वो हमने इसमें देख लिया। लेकिन जो नेक्स्ट प्लान का आएंगे वो क्या बताएंगे हमें कि जो वेव है, वो वेव, जो वेव ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये वेव नेचर तो मान लिया हम शो करती है क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट की, इसको प्रूव कर दिया। लेकिन वो ये भी प्रूव कर देंगे कहीं कहीं पर, किसी किसी जगह पर, दो इफेक्ट के द्वारा, पहला ब्लैक बॉडी, दूसरा फोटो इफेक्ट, उसके द्वारा ये क्या बताएंगे कि ये पार्टिकल्स के फॉर्म में वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में इंतजार कीजिए और मुझे तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच।